हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में और उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। अगर मैं स्टार्ट करूं तो यूरोपियन यूनियन और उसके साथ जुड़े हुए क्लोजली इंटीग्रेटेड यूरोपियन कंट्रीज जो है, ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का काम करते हैं। अमेरिका के बाद इनका नंबर आता है। खास तौर पर अगर हम जर्मनी की बात करें, जो यूरोपियन यूनियन का ही एक नेशन है, जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर शामिल भी हो चुका है। जर्मनी ने जापान को पीछे भी छोड़ दिया है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, ये ज्यादातर हाई इनकम एडवांस्ड इकोनॉमी से मिलकर बना है, जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इकोनॉमीज ऐसे हैं जो यूरोप के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। तो आखिरकार यूरोप में क्या चल रहा है, कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्यों यूरोप जो है वो रो इकोनॉमिक आउटपुट के मामले में अमेरिका से पीछे क्यों चला गया है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यूरोप पिछले 20 सालों से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का सामना कर रहा हो। तो इस वीडियो के अंदर इसको डीपली एनालाइज करेंगे, इसके सॉल्यूशंस भी समझेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी ज्यादा डिटेल्ड और एनालिटिकल वीडियो ये होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। अब अगर शुरू करें तो एक फेयर कंपैरिजन के लिए किसी ना किसी चीज से तो कंपेयर करना पड़ेगा। हम यूरोप को अमेरिका से कंपेयर करके अगर देखें, अमेरिका एक लॉजिकली हाई इनकम इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगभग हर कंट्री ने यूएसए के कंपैरिजन में थोड़ा वीक परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग वो लोअर इनकम इकोनॉमीज जो रैपिड ग्रोथ की कैपेसिटी ज्यादा रखती हैं, जैसे कि चाइना। इसलिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यूरोप पीछे नहीं गया है, बल्कि यूएसए यूरोप से आगे निकल गया है। अगर ये सच भी है तो भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। यूरोप के पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कॉम्पिटिटिव सैलरी एक्सपेक्टेशंस यूरोप के पास मौजूद है, एजुकेशन लेवल भी यूएसए से काफी अच्छे हैं। इसके साथ साथ लार्जली एक सेफ और स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट यूरोप के अंदर मौजूद है और ये एक मेजर ग्लोबल हब बनने की कैपेसिटी भी रखता है। हिस्टोरिकली यूरोप एक बड़ा हब हुआ करता था, लेकिन बुरी खबर यह है कि यूरोप के करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो स्लो डाउन का कारण बने हैं, वो लार्जली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही है, यानी कि यूरोप की गलतियों के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम्स खुद बनाई गई हैं, इन्हें सोल्व करना पॉसिबल है। इसलिए इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और रैंडम इंटरेस्ट यूजर का एक एंडलेस लिस्ट है जो यूरोप को टर्न अराउंड करने के सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई सिंगल आंसर यूरोप की समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि कुछ ब्रॉड एरियाज है जो इंडिविजुअली देखे जा सकते हैं या देखने के लायक है। जैसे कि इनोवेशन की समस्या है, इमिग्रेशन की समस्या है, इंडस्ट्री की समस्या है, इंटीग्रेशन की समस्या है, इंटरप्रिटेशन की समस्या है और एनर्जी की समस्या है। इन सभी समस्याओं से कैसे यूरोप जूझ रहा है और कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि इन्हीं की एरियाज में यूएस से कैसे अलग है, क्या इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पॉसिबल है, और अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो यूरोप का आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होगा। हम अपना एनालिसिस जो है वो इमिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन को अक्सर यूरोप के इकोनॉमिक चैलेंजेस के सॉल्यूशन के रूप में देखा गया है। लेबर शॉर्टेजेस हो तो इमिग्रेशन करवा लिया जाए, इसके साथ साथ लोअर ग्रोथ से लेकर ग्रोथ को ड्राइव करने तक इमिग्रेशन का सहारा लिया गया। लेकिन रियलिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप अपनी न्यूज कहां से लेते हैं, यही डिसाइड करता है कि जो यूरोप की मास माइग्रेशन की या इमिग्रेशन की पॉलिसी है, उसको आप कैसे डील करेंगे। या तो आप इस पॉलिसी को, इमिग्रेशन को एक फेलियर के रूप में देखेंगे, आप इसके खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, या फिर अगर आप दूसरी तरीके की न्यूज सुनते हैं तो आप इस इमिग्रेशन के फेवर में आ जाएंगे। ये दोनों अपोजिंग नैरेटिव जो है वो यूरोप आज की डेट में फेस कर रहा है। कुछ लोग माइग्रेशन के बहुत फेवर में हैं और कुछ बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। पर हम ये जानते हैं कि हिस्टोरिकली यूरोप जो है, यूरोप को डेवलप करने में माइग्रेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये ओपोजिंग नैरेटिव सिर्फ ओपिनियन को ही शेप नहीं करते हैं, बल्कि पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो यूरोप का फ्यूचर डिसाइड करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इमिग्रेशन हाउसिंग क्राइसिस को और भी ज्यादा खराब कर रहा है, लेकिन स्किल्ड फॉरेन वर्कर वीजा अपने लोएस्ट लेवल पर आज की डेट में यूरोप में पहुंच चुके हैं। यानी कि स्किल्ड फॉरेन वर्कर जो है वो यूरोप के अंदर बहुत कम एंटर हो पा रहे हैं, उनको बहुत कम वीजा मिल पा रहे हैं, जो टैलेंट पाइपलाइन का एक की सोर्स कट कर रहा है। अगर पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग आपके देश में नहीं आएंगे, आपके इलाके में नहीं आएंगे, तो आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस पेस पर नहीं कर पाओगे जिस पेस पर आपके पास पोटेंशियल मौजूद है। इसी के चलते काफी इंडस्ट्रीज जो इन्हीं स्किल्ड लेबर के ऊपर रिलाई करती हैं, वो समस्या में आ गई हैं। ये वर्कर शॉर्टेज ब्रिटेन और यूरोप के एम्बिशियस प्लान पर डाउट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अब बात करें अगर जीडीपी के बारे में, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए 4 बेसिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोगों को, पहला अगर मैं तरीका बताऊं तो लोगों को बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि
ताकि वो ज्यादा टेक्निकल और वैल्यू एडिंग रोल जो है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर प्ले कर सके। उनको बेटर टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ज्यादा काम करने के लिए उन्हें एनकरेज करना हो सकता है। या चौथा तरीका फिर पॉपुलेशन को बढ़ाना हो सकता है। पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी का जो चक्का है वो घूमने लगेगा। यहीं पर यूरोप जो है वो फंस रहा है। अगर हम चौथे पॉइंट से शुरू करें तो यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर बर्थ रेट्स अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते हो। ग्रो करना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और इसका मेन रीजन इमिग्रेशन ही है। इमिग्रेशन एक काफी इफेक्टिव और सिंपल तरीका है इकोनॉमी को बूस्ट करने का। ये वर्कफोर्स के स्किल गैप्स को फिल करने का भी काम करता है और डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस भी प्रोवाइड कर देता है। कैसे समझेंगे इसको भी? जब लोग एक नए कंट्री में काम करने या स्टडी करने के लिए मूव करते हैं तो वो अपने होम कंट्री से पैसे लेकर जाते हैं। अगर इंडिया से कोई बाहर जाएगा, कनाडा या यूरोप में पढ़ने के लिए जाएगा, तो वो भारत से पैसे यूरोप में लेकर जाएगा, कनाडा लेकर जाएगा, जो उनकी लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, यानी कि आपकी इकोनॉमी के अंदर नया पैसा ऐड होगा। दुनिया के कई वीजा प्रोग्राम्स यही कहते हैं कि जो लोग मूव करते हैं उन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि उनके पास अपने आप को फंड करने के लिए सफिशिएंट पैसा या कैश जो है वो मौजूद है। जब तक वो सेटल ना हो, जब तक वो स्टडी कर रहे हैं, तब तक वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। हाँ, कई केसेस में प्रूफ ऑफ फंड्स को थोड़ा मैनिपुलेट करना इजी होता है और लोग उस मैनिपुलेशन के थ्रू बाहर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन लोगों को कम से कम कुछ पैसे तो अपने साथ दूसरे देशों के अंदर लेकर जाने ही पड़ते हैं। ऐसे इमिग्रेशन चैनल से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कई रीजन्स की इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूती मिली है। यूरोप को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कुछ जगह ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। सिडनी में ऐसा सिस्टम चल रहा है कि टर्शरी स्कूल्स जो है, जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिडनी में ऐसे है कि जो टर्शरी स्कूल्स है वो कुछ क्लासेस वगैरह तो नहीं लगाते हैं, बस एक यूनिवर्सिटी जैसा उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर रखा है। वो सिर्फ दिखाते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी है ताकि वो सिर्फ लोगों को स्टूडेंट वीजा के थ्रू अपनी कंट्री में ला सके और उनके पैसों को अपनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करवा सके। इसी वीजा के थ्रू वो वहां परमानेंटली सेटल होकर काम करने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग लो इनकम कंट्री से हाई इनकम कंट्री मूव करते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो गिग इकोनॉमी जॉब्स करें या मिनिमम वेज पर भी काम कर लें। लेकिन टाइम के साथ ये फाइनेंशियल आउटफ्लोज में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे वही लोग जो पहले यूरोप के अंदर या किसी कंट्री के अंदर पैसे लेकर गए थे, अब वो उनकी इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट होने के बाद वहां से जब पैसा निकालते हैं तो वो अपने देश में भेजना शुरू कर देते हैं। जब लोग रेमिटेंसेस के थ्रू अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, मैं उसी का एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये हाई इनकम कंट्रीज के लिए क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि ये अब भी इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म बूस्ट प्रोवाइड करता है और एजुकेशनल फैसिलिटीज को, जो लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी का जो सपना है वो बेचकर अट्रैक्शन देते हैं, अपनी कंट्री में बुला लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इमिग्रेशन उन जॉब्स को फिल करता है जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, और वो भी कम सैलरी के ऊपर। दूसरी साइड पे एक और टाइप की इमिग्रेशन होती है जो वेल्थी लोग करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट वीजा के थ्रू। ये लोग ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी राइट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज के अंदर जाते हैं। ऑफ कोर्स इनका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। जब कैपिटल फाइनाइट और नॉन प्रोडक्टिव एसेट मार्केट के अंदर जैसे हाउसिंग में चला जाता है तो इसका नेगेटिव आउटपुट क्रिएट होगा। फिर भी ओवरऑल रिजल्ट सिमिलर रहता है, इकोनॉमी में कैपिटल या लेबर का इंजेक्शन हो ही रहा है जो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इशू क्रिएट करता है जैसे कि इनकम्स का कम होना या लिविंग एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अगर कोई आपकी कंट्री के अंदर बहुत सारा पैसा लेकर आएगा और उससे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, ज्यादा पैसा हो गया, ज्यादा लिक्विडिटी होगी, तो एट द एंड इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगी ही होगी। और यूरोप के माइग्रेशन डायनेमिक्स थोड़े से ज्यादा अलग हो जाते हैं। एजुकेशन सिर्फ एक छोटी सी स्लाइस है टोटल इमिग्रेशन की। अगर हम यूरोप की बात करें, जब वर्क वीजा को कंबाइन करते हैं तो सिर्फ ये क्वार्टर लोगों का ही रीजन बनता है इस यूनियन के अंदर एंटर करने का। बाकी लोग फैमिली परमिट्स, एसाइलम एप्लीकेशन या यूरोपियन कमीशन के अदर कैटेगरीज के थ्रू यूरोप के अंदर एंटर करते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन और स्पेशली वीजा का मिक्स होता है। इन सभी वीजास का मिक्स जो होता है उसके थ्रू ये सारे लोग जो है वो यूरोप के अंदर, यानी कि 3/4 लोग जो यूरोप के अंदर एंटर कर रहे हैं वो नौकरी करने के लिए नहीं या पढ़ने के लिए नहीं या आपकी इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन या कंट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपकी कंट्री में असाइलम मांगने आ रहे हैं। वो आपकी कंट्री के अंदर वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री के अंदर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या अपनी कंट्री के अंदर वो सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स जो हैं ये अपनी मर्जी से रेजिडेंसी अवॉर्ड कर सकते हैं, जिसे चाहे, जिसे उन्हें ठीक लगे, और जिसे वो रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाकी एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यूरोपियन यूनियन में माइग्रेशन ज्यादा सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए होता है, जैसे फैमिली रीयूनिफिकेशन और असाइलम सीकर्स। ये कॉजेज अमेजिंग है पर इकोनॉमिक स्टिमुलेशन इससे कोई भी नहीं मिलता है।
अब ये सोचना कि माइग्रेशन पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से या इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे बनानी चाहिए एक नाइव अप्रोच है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। चाहिए तो माइग्रेशन एक एजिंग और स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, लेकिन साइड इफेक्ट हर चीज के हमेशा होते हैं। ये सोसाइटल डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है, जो हर किसी के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब इकोनॉमिक टाइम्स जब थोड़ा मुश्किल चल रहा हो इकोनॉमिक टाइम्स के, जब गिरावट आ रही हो आपकी जीडीपी के अंदर, तो इमिग्रेशन सबसे ऑब्वियस और इजीएस्ट पॉलिसी लीवर बन जाती है और हर कोई उसी पर ही इल्जाम लगाता है कि इमिग्रेशन के कारण ही इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब डिस्कशन सिर्फ इनकमिंग लोगों पर फोकस करती है, लेकिन जो लोग यूरोप छोड़कर जा रहे हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। यूरोप बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोगों को आज की डेट में लूज कर रहा है, जो यूएसए के बिग टेक और फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब्स के लिए मूव करते हैं। अब लंदन भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के बाहर हो चुका है। यूरोप अपने स्किल्ड लोगों को खो रहा है। यूरोप से लगभग 2.2 मिलियन लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर हाईली प्रोडक्टिव और टेक्नोलॉजिकल लोग थे जो दूसरी कंट्रीज के अंदर अच्छी इनकम या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए। ये लोग यूएसए, लंदन या यूरोपियन यूनियन के बाहर जाने का, दुबई जाने का, सऊदी जाने का काम कर रहे हैं। वहां की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, जबकि यूएसए में ये ट्रेंड नीचे जा रहा है। अब यूरोप में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यूएसए से ज्यादा है, जो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। पहला, ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को भी शामिल करता है जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। यूरोप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यूएसए से ज्यादा है, भले ही ये यूरोपियन यूनियन के शुरू होने के बाद से अपने सबसे कम लेवल पर ही क्यों ना हो। दूसरा, यूरोप का काम करने वाले लोग जो हैं वो यूएसए के मुकाबले कम घंटे काम करते हैं, खासकर फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी के अंदर। और तीसरा, सबसे ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो। यूरोप में ओल्डर पॉपुलेशन को ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ रहा है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, ना कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वही अगर हम बात करें, यूरोप अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को खो रहा है, लेकिन एनर्जी और इनोवेशन से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। एनर्जी का इकोनॉमिक वेल्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जहां डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज और लग्जरीज के लिए, आइसलैंड इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जहां जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके अपनी इकोनॉमी को वो ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन यूरोप के पास बड़े एनर्जी रिजर्व्स नहीं है। नॉर्थ सी के फॉसिल फ्यूल नॉर्वे और यूके के कंट्रोल में है, और नीदरलैंड्स अपनी गैस प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद करता जा रहा है। रशिया से चीप नेचुरल गैस सप्लाई अब खत्म हो रही है, और जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डीकमीशन कर दिए हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में यूरोप काफी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। वोक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड्स जो है वो, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स जो है वो, अपने प्लांट्स एशिया या यूएसए में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे यूरोपियन वर्कर्स को नौकरी मिलने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए? यूरोप को अपने स्किल्ड वर्कफोर्स और एनर्जी रिजर्व्स को इफेक्टिवली यूज करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पर या इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हुए अपने इंडस्ट्रियल बेस को रिवाइव करना होगा, वरना यूरोप ग्लोबल कंपटीशन में पीछे छूट जाएगा। यूरोप की एनर्जी ट्रांजिशन का हेल्प को, उसको मदद पहुंचाना यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो यूएसए और चाइना से पीछे छूट रहा है, खास तौर पर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के मामले में। चाइना वो सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहा है जो यूरोप फ्यूचर में अपनी एनर्जी के लिए यूज करेगा, लेकिन एक तरीके से एनर्जी डिपेंडेंस को रिप्लेस करके दूसरी एनर्जी डिपेंडेंस क्रिएट कर सकता है। यानी कि अभी तक आप रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे चीप सप्लाई के लिए गैस की, अब आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रहे हो, सोलर पैनल लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो सोलर पैनल आप खुद नहीं बना रहे हो, आप चाइना से लेकर आ रहे हो, जिसके चलते आप एक नई डिपेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब रिन्यूएबल्स एक लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो एक कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत नहीं रखती है, तो ये उतना सीरियस इश्यू नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि यूरोप इनोवेशन के मामले में अब पीछे छूट चुका है, पहले सबसे आगे हुआ करता था। अगर यूरोप ज्यादा वर्कर्स को नहीं ला सकता, या उन्हें बेटर टूल्स नहीं दे सकता, या उनसे ज्यादा काम नहीं करवा सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है, उन्हें बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और यूरोप की इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये डिफाइन किया है। यूरोप में से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी निकला था, यहीं से रेलवे, स्टीम इंजन, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यहीं से पहले स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज के टाइम में यूरोप इनोवेशन के फील्ड में काफी पीछे है। सिर्फ एएसएमएल एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी एक्सेप्शन जरूर है, जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी मशीन बनाता है, जो यूरोप के अंदर ही मौजूद एक कंपनी है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर सेमीकंडक्टर के लिए फोटोलिथोग्राफी मशीन बनाने का काम करता है, यानी कि सेमीकंडक्टर कहीं और बनेंगे, पर सेमीकंडक्टर को बनाने वाली मशीन की टेक्नोलॉजी वो यूरोप की एएसएमएल के पास मौजूद है। नीदरलैंड में बेस्ड ये कंपनी है, शायद दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ये कंपनी आज की डेट में है। लेकिन इसके अलावा किसी और यूरोपियन कंपनी का नाम लेना मुश्किल हो जाता है जो ऐसी कटिंग हाई टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही हो। तो इसी के साथ दोस्तों, यूरोप की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नए स्टार्टअप्स के लिए चैलेंज भी हो सकती हैं। कई बार यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स यूएस टेक प्लेटफॉर्म को कॉपी करके अपनी लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और एंड गोल होता है कि अपनी कंपनी
कंपनी को, यूएस कंपनीज को बेच दिया जाए बाद में। बट स्टिल अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटल लग्जरीज को अनअफोर्डेबल बना रही हैं यूरोप के अंदर। इसको ऊपर हम एक बहुत डिटेल वीडियो और भी बना सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं सभी चीजों को एनालाइज करते हुए हम ये जान पाए कि यूरोप जो है वो आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। चाहे लोगों का आउट माइग्रेशन हो या फिर बहुत ज्यादा असाइलम सीकर्स का यूरोप के अंदर आना हो, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम ना कर पाना हो, इन सभी चीजों के कारण यूरोप की आज की करंट की सिचुएशन पैदा हुई है, जिससे हमको ये लगता है कि यूरोप पिछले 20 सालों से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को फेस कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।